बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वायरसेस। वायरस क्या होता है? वायरस इज अ नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी कंटेनिंग आइदर डीएनए और आरएनए। नॉन सेलुलर infectious entity containing either DNA और RNA। तो वायरस को लोग शुरू से ही एक जहर समझते थे। वायरस का वर्ड जो वायरस है वो वायरॉइड विनोम से जहर से, विनोम मतलब जहर से अक्स है। लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच के दौर में 1822 और उससे लेकर 1910 तक वायरस को क्या समझा जाता था? वायरस को एक पॉइजन समझा जाता था, एक जहर समझा जाता था जो जब बॉडी में आ जाता है तो फिर मौत वाकई हो जाती है, डेथ हो जाती है। पॉइजन रिलेटेड टू डेथ। और वायरस के बारे में लोगों को कुछ, लेकिन अब तो हम लोग जानते हैं कि वायरस क्या है, न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग पार्टिकल्स। लेकिन उससे पहले लोगों को यह पता नहीं था। तो चार्ल्स चैम्बरलेन एक साइंटिस्ट, इसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इसने देखा कि जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया, बेटा बैक्टीरिया भी एक माइक्रोब है। बैक्टीरिया एक फिल्टर पेपर है जिसको पोर्सिलेन फिल्टर पेपर कहते हैं। पोर्सिलेन फिल्टर पेपर की एक बात याद रख लीजिएगा, इसका जो पोर साइज है वो 1 सेल के इक्वल होता है। इससे मुराद ये है कि सेल से छोटी चीज इसमें से फिल्टरेबल है, लेकिन सेल से बड़ी चीज इससे फिल्टर नहीं हो सकती, वो बाहर रह जाएगी। मींस वो फिल्ट्रेट के ऊपर, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। तो बेटा जब इसने बैक्टीरिया को इस पोर्सिलेन फिल्टर पेपर में से गुजारा तो बैक्टीरिया इस पोर्सिलेन फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते थे। कैन नॉट पास थ्रू दिस पोर्सिलेन फिल्टर पेपर। लेकिन जब रेबीज के एजेंट्स, मींस जो पालतू जानवरों के काटने से जो एक डिजीज हो जाती थी, या इस तरह पागल कुत्ते के काटने से जो डिजीज हो जाती थी रेबीज, तो रेबीज के जो एजेंट से, रेबीज के जख्म के ऊपर, जहां पर वो जो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर जख्म होता था वहां पर उसके एजेंट्स भी होंगे। तो जब उस एजेंट जख्म से कुछ एजेंट्स वो लेता था और उस एजेंट्स को, मींस रेबीज के एजेंट्स को, रेबीज एजेंट्स को जब उसने इसी पोर्सिलीन फिल्टर पेपर में से पास किया, पोर्सिलीन फिल्टर पेपर में से गुजारा, तो वो जो रेबीज के एजेंट्स थे वो इस फिल्टर पेपर में से पास हो गए, पास थ्रू दिस फिल्टर। मींस उसने कहा कि जो चीज भी रेबीज की वजह बनती है वो बैक्टीरिया से छोटी है। मींस बैक्टीरिया तो एक प्रॉपर सेल है, वो सेल से छोटी है। मींस क्यों? क्योंकि वो पोर्सिलेन फिल्टर पेपर में से पास कर रही है। अगर तो वो पोर्सिलेन फिल्टर पेपर में से पास ना करती तो हम कहते हैं वो बैक्टीरिया हो सकता था या कोई और सेलुलर एंटिटी हो सकती है। लेकिन ये कोई ऐसी चीज है जो सेल से भी छोटी है। ये किसने कहा? चार्ल्स चैम्बरलेन। इसी तरह का एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एवनोस्की ने। एवनोस्की ने क्या कहा? एवनोस्की ने कहा, देखें जी उसने क्या किया, उसने टोबैको मोज़ेइक वायरस जो होता है ना बेटा, मतलब टोबैको के पत्तों के ऊपर एक डिजीज होती है, उसने टोबैको का पत्ता लिया, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड किया, वो पत्ता जिसके ऊपर डिजीज थी, ग्राइंड करने के बाद उसको एक सोल्यूशन तैयार किया। लेट्स सपोज यहां पर ये जो रेड कलर के हैं ये वायरसेस हैं आपके पास, ब्लू कलर के कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, और जो ब्लैक कलर के हैं वो उस पत्ते के जो कंपोनेंट्स या पत्ते के जो मतलब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। अब जब उसने इस सॉल्यूशन को इस पोर्सिलेन फिल्टर पेपर में से गुजारा तो बेटा हुआ क्या कि वो जो पत्ते के जितने कंपोनेंट थे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, वो भी इसके ऊपर रह गए, पोर्सिलेन फिल्टर पेपर के ऊपर। और बेटा जितने को बैक्टीरिया थे या दूसरी चीजें थी वो भी क्या कर गई, इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह गई। लेकिन एक चीज थी, एक ऐसी चीज थी जो इस फिल्टर पेपर को क्रॉस करके नीचे आ गई, फिल्ट्रेट में आ गई, जो फिल्टरेबल थी। वो क्या चीज थी बेटा? वो ये वायरस थे, ये वो पॉजिटिव एजेंट्स थे जिसकी वजह से क्या होता है, टोबैको मोज़ेइक वायरस, टोबैको मोज़ेइक डिजीज होती थी टोबैको प्लांट के अंदर। कैसे? उसने फिर कैसे अंदाजा लगाया, कैसे गेस किया भाई ये चीज इसमें से फिल्टरेबल थी। इसका मतलब ये है कि जो चीज टोबैको मोज़ेइक डिजीज काज करती है वो भी फिल्टरेबल है, जो रेबीज काज करती है वो भी फिल्टरेबल है, मींस वो भी सेल से छोटी हैं। अब जब उसने यहां से कुछ थोड़ा सा सॉल्यूशन लिया और एक नॉर्मल पत्ते के ऊपर लगाया तो उस नॉर्मल पत्ते को भी कौन सी डिजीज होगी? उस नॉर्मल पत्ते को भी
टोबैको मोज़ेक डिसऑर्डर या डिजीज का सामना करना पड़ा। इसका मतलब है कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो भी फिल्टरेबल है। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, टोबैको मोज़ेक वायरस इज फिल्टरेबल। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से उसने ये अंदाजा लगाया कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये फिल्टरेबल है, ये गुजर जाता है क्योंकि ये सेल से छोटा है। अब लोगों को इस बात का अंदाजा होना शुरू हो गया कि वायरस इज द नॉन सेलुलर एंटिटी, सेल से छोटी एंटिटी है, सेल से बड़ी नहीं है, सेल से छोटा पार्टिकल है जो कि पोर्सिलेन फिल्टर पेपर में से गुजर सकता है। और इसी बात की कंफर्मेशन किसने दी? स्टेनले ने। स्टेनले ने क्या किया, ये जो फिल्टरेट था इसमें से टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज कर लिया, क्रिस्टलाइज द टोबैको मोज़ेक वायरस फ्रॉम द फिल्ट्रेट। तो ये इस चीज का अंदाजा हो गया कि ये जो नीचे रह गया था ये वायरस था, जो ऊपर रह गया वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो सेलुलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, सेल भी हो सकते हैं, वो लीफ के कंपोनेंट, लेकिन बट वायरस इज द फिल्टरेबल। वायरस था ये वायरस फिल्टरेबल है, इसलिए आप लोग कहते हैं कि टोबैको मोज़ेक वायरस इज फिल्टरेबल। जो कि किसने कहा था? एवानोस्की ने। और इसने क्या कर दिया, उसको क्रिस्टलाइज कर दिया, आइसोलेट कर दिया और इस चीज को प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास एवानोस्की ये बात ठीक कर रहा था कि वायरस आर फिल्टरेबल, वायरस सेल से छोटे हैं। अब अगर हम लोग बात करें वायरसेस के कैरेक्टर की या वायरस के कैरेक्टर की, तो वायरस बेटा बायक वक्त लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंसीडर किया जा सकता है और नॉन लिविंग भी होता है, ऐसी है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन से कैरेक्टर हैं जो वायरस को लिविंग बना देते हैं और कौन से कैरेक्टर हैं जो वायरस को नॉन लिविंग कंसीडर करवाते हैं। तो बेटा वायरस के पास उसका अपना जीनोम होता है, कंटेन इट्स डीएनए या आरएनए, उसके पास उसका डीएनए भी होता है या उसके पास उसका आरएनए भी होता है। और वायरस क्या कर सकता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता है, ये रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट होता है। किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है? होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। होस्ट की मशीनरी चाहिए होती है, होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करके ये रिप्रोड्यूस करता है। और क्योंकि ये होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करके रिप्रोड्यूस करता है, इसके पास इसकी अपनी मशीनरी नहीं होती है, इसलिए हम इसके लिए एक पार्टिकुलर टर्म इस्तेमाल करते हैं कि वायरस इज द इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट means virus require a living medium for its reproduction। वायरस जिंदा जानदारों के अंदर जिंदा है, सेल के अंदर जिंदा है, रिप्रोडक्शन के लिए उसको सेल चाहिए और जैसे वो सेल से बाहर जाता है तो वो नॉन लिविंग हो जाता है। तो कौन से कैरेक्टर हैं जो उसके नॉन लिविंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? भाई देखें, सबसे पहला कैरेक्टर कि ये नॉन सेलुलर है। हमने सेल थ्योरी के अंदर स्टेटमेंट पढ़ी है, हमने कहा जो चीज सेल पर मुश्तमिल होगी उसको आप जिंदा कहते हैं। छोटी से छोटी जो जिंदा चीज है वो सेल है, लेकिन ये तो नॉन सेलुलर है। तो ये पहला कैरेक्टर जो उसको नॉन लिविंग कंसीडर करवा। दूसरा ये कि ये क्रिस्टलाइज हो सकता है, तो क्रिस्टलाइज नॉन लिविंग क्रिस्टलाइज लिविंग चीजों को तो नहीं किया जा सकता, नॉन लिविंग चीजें क्रिस्टलाइज होती है, लेकिन वायरस भी क्रिस्टलाइज हो सकता है। उसके बाद ये आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं करता है, ये भी एक कैरेक्टर है जो इस चीज की इंडिकेशन है कि वायरस जो है नॉन लिविंग है। अब कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं जो वायरस के अंदर पाए जाते हैं, वो ये कि जो वायरस है बेटा इसका साइज 250 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक हो सकता है। 250 नैनोमीटर ऑफ पॉक्स वायरस एंड 20 नैनोमीटर ऑफ पर्वो वायरस, याद रखना आपने, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वायरस। और ये एक बैक्टीरिया से 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर है, स्मॉलर देन अ बैक्टीरिया। तो ये हमारे पास वायरस के कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं। अब हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जी तो बच्चों, अब हम बात करते हैं वायरसेस के स्ट्रक्चर की। वायरसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक उसका कोर और एक उसका कोट। कोर से मुराद होता है उसका अंदर वाला हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा, और कोट मींस उसकी आउटर कवरिंग। तो जो कोर होता है वो कोर के अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती है? एक उसका न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, जैसा कि यहां पर आरएनए है, ये इसका न्यूक्लिक एसिड है। दूसरा उसके साथ क्या हो सकता है? एंजाइम हो सकता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। अगर तो उसका न्यूक्लिक एसिड आरएनए है तो फिर उसके पास ये एंजाइम नेसेसरली पाया जाएगा, लाजमी तौर पर पाया जाएगा, क्योंकि ये एंजाइम क्या करता है? इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में तब्दील करता है। तो कोर के अंदर एक तो न्यूक्लिक एसिड है, दूसरा आपके पास एक एंजाइम होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा हमारे पास अब क्या है? इसका ये कोट जिसके अंदर ये वाला हिस्सा भी आता है और ये वाला हिस्सा भी आता है। ये कोट के अंदर दो बुनियादी हिस्से हैं। ये जो इंटरनल पार्ट है जिसको ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको आप लोग कहते हैं कैप्सिड।
ये नेसेसरली है, ये हर बार पाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैप्सिड। ये कैप्सिड है जो कि किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन के रिपीटिंग सब यूनिट से बना होता है। वो जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं उन्हें आप लोग क्या कहते हैं? कैप्सोमर्स, जो कि हर वायरस के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लें 252 कैप्सोमर का कैप्सिड होता है एडिनो वायरस का, एंड 162 कैप्सोमर का कैप्सिड होता है आपके पास हर्पीज वायरस का। तो ये हमारे पास कैप्सिड है जिसे हम लोग यहां पर ये देखें जी, ये कैप्सिड है जो कि कैप्सोमर से बना हुआ है। फिर इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? इन्वेलप, जो कि कंडीशनल है। कुछ वायरसेस के अंदर होता है, कुछ वायरसेस के अंदर नहीं होता। ये इन्वेलप कहां से आता है? दिस इन्वेलप ड्राइव फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। जब वायरस होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से निकलता है, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को तोड़कर रिलीज होता है, तब कुछ वायरसेस होते हैं जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन की एक अपने गिर्द कवरिंग बना लेते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? इन्वेलप कहते हैं। अगर तो ये सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि इसके अंदर लिपोप्रोटीन्स होंगे। ये इन्वेलप है। इस इन्वेलप के अंदर वायरस खुद से कुछ प्रोटीन्स लगाता है, जैसा कि ये वाली प्रोटीन्स लगी हुई हैं, इनको कहते हैं स्पाइक्स। ये स्पाइक्स क्या करती हैं? अटैचमेंट में हेल्प आउट करती हैं। तो ये बेटा आपके पास वायरस का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वायरस के बारे में, आप लोग वो भी क्लियर कर लें। एक टर्मिनोलॉजी है विरियन। विरियन इज द कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस, जिसके पास उसका न्यूक्लिक एसिड होगा और कैप्सिड होगा। एक मुकम्मल मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस को क्या कहते हैं आप लोग? विरियन कहते हैं। जबकि इसके बरक्स आपके पास एक होता है विरॉइड। विरॉइड हम लोग इसको कहते हैं। विरॉइड एक वायरस नहीं है, विरॉइड एक आरएनए कंटेनिंग पार्टिकल, एक आरएनए है, इन्फेक्शियस आरएनए कंटेनिंग पार्टिकल्स हैं। ये तो वायरस था ना बेटा, इसके पास इसका कैप्सिड भी था और न्यूक्लिक एसिड के। ये जो वायरॉइड है इसमें सिर्फ आरएनए है, कोई कैप्सिड नहीं है, और ये भी इन्फेक्शियस होता है, इसलिए आप लोग इसको क्या कहते हैं? विरॉइड। मींस इन्फेक्शियस आरएनए कंटेनिंग पार्टिकल इज विरॉइड। विरॉइड आपके पास वायरस नहीं है, विरियन वायरस है, विरॉइड वायरस नहीं है। उसके बाद हमारे पास होते हैं प्रियॉन्स। लेटेस्ट जो अब तक डिस्कवर हुए हैं हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट, वो प्रियॉन्स हैं, एंड प्रियॉन्स आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। इसी तरह हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रो वायरस। भाई जब वायरस ह्यूमन सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाता है, उसके ऊपर होल्ड बना लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तो बेटा फिर आप लोग क्या कहते हैं? उसको प्रो वायरस कहते हैं। देन इट्स नोन एज प्रो वायरस। और इसी तरह का काम जब वायरस बैक्टीरिया के सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर कर लेता है, तो आप उसको कहते हैं, उसे कहते हैं आप लोग प्रोफेज। फिर यहां पर ह्यूमंस के अंदर वो प्रो वायरस कहलाता है, और बैक्टीरिया के अंदर अगर वो कंडीशन जनरेट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं आप लोग? प्रोफेज कहते हैं। अब बेटा हम लोग बात करते हैं एड्स की। आएंगे जरा जी। तो बच्चों अब हम बात करते हैं रेट्रोवायरसेस की। रेट्रोवायरसेस आर आरएनए ट्यूमर वायरसेस which cause tumor in mostly fowls, rodents and cat species. रेट्रोवायरसेस ऑन्कोवायरसेस भी कह सकते हैं आप लोग इन्हें। कैंसर कॉजिंग या ट्यूमर कॉजिंग वायरस होते हैं जिनके अंदर आरएनए होता है। ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर होस्ट स्पेसिफिक, और कुछ होस्ट नॉन स्पेसिफिक भी, होस्ट नॉन स्पेसिफिक भी ये हो सकते हैं। डायमेंशंस की बात करें अगर हम लोग इसी रेट्रोवायरस की, तो रेट्रोवायरसेस आर स्फेरिकल। इनका साइज 100 नैनोमीटर के राउंड अबाउट होता है। अगर एग्जांपल ले एचआईवी की, क्योंकि रेट्रोवायरस की एक बेहतरीन एग्जांपल है एचआईवी वायरस। और बेटा ये आपके पास इन्वेलप्ड होते हैं, इनके पास इनका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए न्यूक्लियोटाइड या आरएनए मौजूद होता है एज अ जीनोम। तो क्योंकि इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद है, इस वजह से दे कंटेन अ एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या काम करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर चेंज करना। किसका फंक्शन होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। अब आपके जहन में एक सवाल हो सकता है कि सर ये कैसे करता है?
ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कैसे चेंज करता है? तो आए जरा मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज ये आपके पास एक आरएनए है जिसका आप लोग ये 5 एंड है और ये 3 एंड है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। तो सबसे पहले क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज 5 एंड से स्टार्ट करता है, ये सॉरी 3 एंड से स्टार्ट करता है और यहां से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से या कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड, ये एडेनिन है तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री वो थायामीन ऐड करता है, साइटोसिन है तो कॉम्प्लीमेंट्री गवानिन ऐड करता है, गवानिन है तो साइटोसिन, गवानिन एंड आपके पास यूरासिल है तो बेटा आपके पास एडेनिन ऐड करता है। तो ये इसका 5 एंड हो गया, ये इसका 3 एंड, ये डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। लेकिन ये डीएनए का एक स्ट्रैंड बना है आपके पास, तो वही अब वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अब ऑपोजिट साइड पर आ जाता है। अब इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री वो क्या करता है, दूसरा स्ट्रैंड बनाता है। ये देखें जी, ये 5 एडेनिन है तो थायामीन, गवानिन है तो साइटोसिन, गवानिन साइटोसिन एडेनिन और ये आपके पास 3 एंड। तो ये डबल स्ट्रैंडेड आपके पास डीएनए बन जाता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है। ये किसका फंक्शन है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब जितने भी आपके पास रेट्रोवायरसेस हैं, इनकी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर साइट होती है। ये जो आपके पास एचआईवी है, इसकी जो पर्टिकुलर रिसेप्टर साइट है ये CD4 है। ये किस रिसेप्टर साइट को आइडेंटिफाई करते हैं, CD4 रिसेप्टर साइट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं और उसके ऊपर जाकर जुड़ जाते हैं। और इनके बेहतरीन एग्जांपल जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वो HIV है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो क्या कॉज करता है, जो एड्स कॉज करता है, एड्स की वजह बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स कि एड्स सर क्या होता है, एड्स किसे कहते हैं? एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या है सर? ये एक बीमारी, एक डिसऑर्डर है। देखिए मैं आपको सिंपली बताता हूं एड्स किसे कहते हैं, एड्स होता क्या है। एड्स में आपका कोई बॉडी ऑर्गन डायरेक्ट इंफेक्टेड नहीं होता। एड्स क्या है, बुनियादी तौर पर एक वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है बेटा। एंटर होने के बाद वो क्या करता है, वो आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपके मुदाफियती निजाम खत्म कर देता है। जब आपका मुदाफियती निजाम खत्म हो जाता है तो फिर बेटा छोटा सा छोटा बैक्टीरिया, इवन अ माइनर जर्म भी आपकी बॉडी के अंदर इंफेक्शन क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले जो आपके पास इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या एड्स है वो एक यंग मेल के अंदर रिपोर्ट हुआ। तो फिर ये समझा जाने लगा कि ये होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, लेकिन बाद में स्टडीज ने इसको गलत साबित किया। जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन टू सेक्सेस, मेल एंड फीमेल। उसके बाद बेटा ये और इसकी वजह क्या हो सकती है, एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड। और इसकी क्या वजह है जी, कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड ब्लड, मतलब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ब्लड एक्सचेंज हो रहा है। या जैसे ब्रेस्ट फीडिंग है, अगर मदर को बेटा एड्स है तो ब्रेस्ट फीडिंग जो उसका ऑफस्प्रिंग बेटा उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स। और उसके बाद मतलब कि आप किसी इन्फेक्टेड नीडल से या किसी ट्रांसमिटेड, या आप लोग यूं कह लें कि वो जो इंजेक्शन था या जो नीडल थी वो किसी डॉक्टर ने HIV के मरीज को लगी और उसी इंजेक्शन से या उसी नीडल से आपको वो इंजेक्शन प्रिक किया जा रहा है, तो बेटा उससे भी आपको एड्स हो सकता है। मींस कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, जिसके लिए आप लोग एक आम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद इसके सिम्टम्स क्या हैं, मींस अगर किसी शख्स को एड्स है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि वो एड्स है। तो सबसे पहला इसका जो सिम्टम है सीवियर निमोनिया। दूसरा इसका सिम्टम है आपके पास वेस्कुलर कैंसर। अब वेस्कुलर कैंसर से क्या मुराद है, वेस्कुलर कैंसर से मुराद है उन सेल्स का कैंसर जिन्होंने ब्लड वेसल्स बनानी होती है, उन सेल्स का कैंसर जिन्होंने ब्लड वेसल्स को एस्टैब्लिश करना होता है, उसे आप लोग कहते हैं वेस्कुलर कैंसर। और ये क्या करता है, सडन वेट लॉस हो जाता है। और क्या होता है, जो लिम्फ नोड हैं वो स्वेल कर जाते हैं। ये इसके सिम्टम्स हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं इसकी पॉजिटिव एजेंट की। तो पॉजिटिव एजेंट इसका क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक रेट्रोवायरस है, जो कि स्फेरिकल है, जिसका साइज 100 नैनोमीटर है, जो कि इन्वेलप्ड है, जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। अब ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कैसे इन्फेक्शन क्रिएट करता है, इसका इन्फेक्शन साइकिल क्या होता है, कैसे ये हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करता है, कैसे ये CD4 साइट के साथ जाके अटैच होता है। तो आए जरा अब ये देखते हैं जी। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं HIV के इन्फेक्शियस साइकिल की, कि कैसे HIV हेल्पर T लिम्फोसाइट स्पेसिफिक सेल के अंदर एंटर होता है और अपना इन्फेक्शियस साइकिल बढ़ाकर और वहां से रिलीज होता है। तो ये 4 मरहलों में इसका साइकिल कंप्लीट होता है। सबसे पहला मरहला इसका अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किन सेल्स के ऊपर अटैच होता है। तो ये पर्टिकुलर सेल्स होती है जिनके ऊपर अटैच होता है, उन पर्टिकुलर सेल्स को आप लोग क्या कहते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। क्या कहते हैं बच्चों, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर ही क्यों अटैच होता है, क्योंकि इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर इनकी रिकॉग्निशन साइट होती है, इनकी रिसेप्टर साइट होती है, जिसको CD4 साइट कहते हैं। फिर ये क्या करता है, वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेट करता है, देन अपनी ये प्रोटीन तैयार करता है और देन ये रिलीज हो जाता है। आए जरा आप इसको डायग्राम में देखते हैं जी, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा जी। यहां पे जरा ये देखें, हमारे पास ये HIV वायरस है जो कि बॉडी से आया, कहीं से भी एंटर हुआ मोड ऑफ ट्रांसमिशन से, ये इस CD4 रिसेप्टर साइट के ऊपर अटैच हो गया। जब ये CD4 रिसेप्टर साइट के ऊपर अटैच हो जाता है तो ये अपना प्रोटीन प्लाज्मिड, ये बेटा इन्वेलप तो बाहर रह गया, लेकिन ये जो इसका कैप्सिड था, ये प्रोटीन का कैप्सिड था, कैप्सिड और इसका जीनोम इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हो चुका है। जब ये सेल के इस साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हो जाता है तो ये जो कैप्सिड था, ये जो प्रोटीन कैप्सिड था जो कैप्सोमर से बना हुआ था, उसके वो कैप्सोमर्स क्या हो चुके हुए हैं, सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। तो मींस आप लोग कह सकते हैं कि पहला स्टेप अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग कंप्लीट हो चुका है, ये अनकॉइल हो चुका है। तो ये जो वायरल RNA है, इसके पास इसका एंजाइम भी होता है, इस एंजाइम को आप कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, अब इस वायरल RNA को, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA में तब्दील करना स्टार्ट करेगा। जरा देखिएगा जरा गौर से बेटा, ये देखिए एक स्ट्रैंड DNA का बन गया। अब यही दोबारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसी स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री एक और DNA का स्ट्रैंड बना देता है, तो इससे आप कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये जो वायरल DNA है ये होस्ट के न्यूक्लियस में एंटर हो जाता है। जब ये होस्ट के न्यूक्लियस में एंटर होता है तो जरा फोकस कीजिएगा, ये होस्ट के न्यूक्लियस का DNA ब्रेक करता है और ये खुद वहां पर जाकर अटैच हो जाता है जी। ये देखिएगा जी, ये वायरल DNA वहां पर जाकर क्या हो गया, अटैच हो गया। दिस इज द वायरल DNA विच इज नाउ द पार्ट ऑफ होस्ट DNA। जब वायरल जीनोम इस होस्ट जीनोम का हिस्सा बन जाता है, नाउ दिस जीनोम इज कॉल्ड प्रोवायरस। अब आप इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज प्रोवायरस। अब ये प्रोवायरस क्या करेगा, अब ये वाला जो मशीनरी थी, ये न्यूक्लियस, ये DNA, अब ये अपने मुताबिक RNA नहीं बनवाएगा, ये इस DNA के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनवाएगा, इस DNA के कॉम्प्लीमेंट्री RNA बनवाएगा, यानी कि इसी वायरल DNA की RNA की कॉपीज बनवाएगा और ये RNA रिलीज होगा साइटोप्लाज्म में और इसी RNA यानी कि इसी जीनोम के कॉम्प्लीमेंट्री वायरस की प्रोटीन्स तैयार की जाएंगी और एंजाइम तैयार किया जाएगा। तो बेटा यहां पर आपके पास थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ, वायरल RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। जब वायरल RNA एंड प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई है तो ये RNA, ये प्रोटीन्स जुड़ती हैं और ये कैप्सिड बना देती हैं। ये देखें जरा, वायरल RNA इसके अंदर अगेन अरेंज हो गया हुआ है और फाइनल स्टेप होता है कि यही RNA, यही वायरसेस, यही कैप्सिड वायरसेस मेम्ब्रेन के साथ लगते हैं, मेम्ब्रेन आउट इन्वेजिनेट करती है, बाहर की तरफ फोल्ड होती है बेटा। जैसे बाहर की तरफ तो ये मेम्ब्रेन का इन्वेलप इसके राउंड, जब ये यहां से रिलीज होता है बेटा ये वायरस, तो इसके गिर्द क्या मौजूद होता है, इसी सेल मेम्ब्रेन का एक इन्वेलप मौजूद होता है। क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि HIV वायरस इन्वेलप्ड होता है, तो एक्चुअल में जब ये यहां से रिलीज होता है तो ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट अपने गिर्द क्या कर लेता है, रैप कर लेता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये HIV यहां से क्या होता है बेटा, इन्वेलप्ड होता है। और ये था हमारे पास HIV का इन्फेक्शियस साइकिल, जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या था, अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। दूसरा स्टेप क्या था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। थर्ड स्टेप क्या था इसका, थर्ड स्टेप था वायरल RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। Viral RNA and protein synthesis, and the fourth and the last one was assembly and release. Here is the assembly and here is the release. तो मेरे बच्चों ये था हमारे पास वायरस का इन्फेक्शियस साइकिल। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ चुकी होगी। हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज।